चाहिए थी। एक बोला गया है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट आपको दे दी, तो आपको मैं पहले बता चुका हूं इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट होती है √3a/2। अब हाइट आपको पता है तो क्या साइड निकाल सकते हो, 2h/√3, यही साइड निकाल दी मैंने आपके लिए। अगर आप साइड निकालना चाहते हो तो यहां मैं कह सकता हूं 2h की वैल्यू 18 है और √3 का अगर रैशनलाइजेशन करता हूं तो ऊपर नीचे √3 का गुणा कर दिया, तो ये कितना आ गया 12√3। एरिया की बात अगर हम करते हैं तो एरिया कितना हो जाएगा √3/4a²। तो √3/4, ए की वैल्यू कितनी है 12√3 इंटू 12√3। सॉल्व करने पर आपके सामने उत्तर आ चुका है 4 तिया 12, 12 तिया 36 तिया 108√3। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। है कि किसी ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योग दे रखा है, यानी कि उसकी त्रिज्या और उसकी ऊंचाई का जो योग दे रखा है वो 20 है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर, वो 880 दे रखा है हालांकि। तो आपको पता है टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr/h प्लस 2πr²। और जानकर के काफी अच्छा लगेगा कि जो चीज दे रखी है वो काफी काम की है। अगर आप 2πr को कॉमन ले लेते हो तो h प्लस r की वैल्यू जो 20 है वह बहुत काम की है। और h प्लस r की वैल्यू अगर 20 है तो 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 44 बार, और 2 गुणा 22/7 इंटू आर बराबर 44। तो आर की वैल्यू निकल कर आ गई 7। जब आर की वैल्यू 7 निकल कर आ गई है तो यहां पर स्पष्ट स्थिति में मुझे ये नजर आने लग गया है कि सर आर की वैल्यू 7 आ गई तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलते जाइए आप लोग। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आर की वैल्यू 7 आ गई तो एच की वैल्यू 13 निकल कर आ गई। सर क्या हम कह सकते हैं कि जो 13 का मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। ये आपको स्पष्ट है कि 1001 का जो मल्टीपल होता है वही एक ऐसी चीज है जो 13 का भी होता है, जो 7 का मल्टीपल भी होता है और जो 11 का भी होता है, और इंटू 2 करेंगे क्योंकि 22/7 या आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो मैंने वो तरीका बताया जो मतलब थोड़ा सा जो बच्चा पढ़ रहा है मेरे से उसको आएगा, स्मार्ट तरीका। लेकिन अगर जिसको करना है सॉल्व तो सिंपल है, आपके पास आर भी है आपके पास एच भी है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, πr²h, पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, आर की वैल्यू 7 गुणा 7 रख दी, एच की वैल्यू रख दी 13। सॉल्व करने में क्या गया मेरा, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। एक ठोस गोला और एक गोलार्ध का कुल सतह क्षेत्रफल बराबर है। ठोस गोले का कुल सतह क्षेत्रफल होता है 4πr², और अर्ध गोले का, मैंने इसको r1 मान लिया, और अर्ध गोले का कुल सरफेस एरिया होता है 3πr2²। यहां से r1 और r2 का जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है 3/4 का अंडर रूट, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं √3/2। आप मुझे बताइए आयतन का अनुपात क्या होगा। तो किसी भी गोले की बात अगर हम करते हैं तो आयतन जो होता है पूरे गोले का करेंगे तो 4/3 r1³ अपॉन अर्ध गोले का करेंगे 2/3 πr2³। पाई से पाई चला गया, 2/3 को 4/3 से काटा तो 2 ऊपर आ गया, और r1³ r2³ क्या हो जाएगा। अब वही समझ समझ का खेल है, जो ना समझे वो फेल है भाई। √3/2, √3/2 का 3 बार गुणा करना है, वैसे नहीं आता तो बता रहा हूं। ये तो 2 से 2 काट दिया, ये कितना हो गया 3√3/4। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ रहा है। यहां आपसे कई दफा कहता हूं कि भाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर, अगर आपके सामने c है और ये a² प्लस b² बराबर c² है, यानी कि ट्रिपलेट में है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है a/c। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है b/c। तो सर ये क्यों बता रहे हो आप, ये दोस्त मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये संबंध वहां आपको दिख रहा है। देखो क्या ये पाइथागोरस में लगे हुए हैं, बिल्कुल a² - b² प्लस 2ab बराबर a² प्लस b²।
सत्य है। तो अगर ये पाइथागोरस है यानी कि ये ट्रिपलेट बना रहे हैं, तो आपका जो tan थीटा होगा वो क्या होगा, साइन का कोफिशिएंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस का कोफिशिएंट, डायरेक्टली हो जाता है। मतलब स्टूडेंट को अगर पता हो तो वो डायरेक्टली कर सकता है। लगाओ, बी और सी को 0 मान लो, ए की वैल्यू 4 मान लो, वाई और जेड को 0 मान लो, एक्स की वैल्यू 5 मान लो। सॉल्व करोगे तो ये हो गया सर 4 और ये हो गया 5, 20 आ रहा है, वैसे भी 0 है, तो आंसर कितना आएगा, बी और सी 0 है, एक्स और वाई 0 है, ए बटे एक्स 4/5। देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि 20% की छूट देता है ताकि उसे परिव्यय पर 25% का लाभ हो सके। ठीक है, तो 20% की छूट का मतलब कितना होगा, 5 से 4, यानी कि ये आपका एमआरपी है, तो ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, और 25% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है 4 से 5, यानी कि ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी। तो इन दोनों अनुपात में कौन सी ऐसी चीज है जो बराबर करनी चाहिए आपको, सेलिंग प्राइस। तो यहां पर 5 का गुणा किया दोनों तरफ, यहां पर 4 का गुणा किया दोनों तरफ। अब ऐसी कौन सी चीज है जो पता है आपको 6,000 रुपए का लाभ होता है, तो यही तो लाभ है जहां पर आपका 16 क्रय मूल्य है, 20 आपका विक्रय मूल्य है। तो 4 रेशो बराबर 6,000 अगर आपका प्रॉफिट है, 1 रेशो बराबर 1500। क्या निकालना है डियर, आपको निकालना है ताकि लाभ हो। कोई दुकानदार अपनी विज्ञप्ति पूरे पर छूट देता है, तो आपको एमआरपी निकालना है, 25 × 1500 कितना आ रहा है, 37,500 हो गया। डियर ए रेशो बी आपको दे रखा है 5:4, बी रेशो सी दे रखा है 9:10, प्लॉट मेथड 4 लगाया 9 लगाया, ये आया 45, ये आया 36 और ये आया 40। अब तीनों का योग कितना आ रहा है वो हमें देखना है और सी का हिस्सा बताना है। तो सी तीनों का जो सम देख रहा हूं मैं, 6 और 5 11, कैरी आया 1, 5 और 3 8 और 4 12, 121 बराबर 2420 रुपीज, 1 रेशो बराबर 20 रुपया। तो सी का हिस्सा कितना है, 40 × 20 800। एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से गुणा कर दिया, तो मैंने कहा कि वह संख्या मान लो 20 है, 5/4 से गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है 25, और 4/5 से गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया 16। तो त्रुटि कितने की आ गई, बोले 9 की त्रुटि आ गई सर, और किसके रेस्पेक्ट में आ गई, 25 के रेस्पेक्ट में आ गई सर, इंटू 100। 36% आपका क्या होगा, त्रुटि हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। अब यहां बोला गया तीसरा अनुपात, तो तीसरा अनुपात क्या होता है, दूसरी जो संख्या होती है उसका 2 बार गुणा करने पर पहली संख्या का डिवाइड कर दीजिए। तो 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, 4 से काटा 5 बार, तो आंसर कितना आया 25। ऐसा दूसरे साल में चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, तीसरे साल के लिए उसी राशि पर 12% ब्याज दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, अभी कर लो। मैंने आपको पहले भी बताया कि यार जो 250 रुपए पर 12% का जो ब्याज है ना, वो बस जोड़ दो आप, वही तीसरे साल का ब्याज हो जाएगा। तो 250 पर 12% का जो ब्याज हो रहा है, 25 से काटा 4 बार, 4 से काटा 3 बार, 30 रुपया, और 30 रुपए अगर आप 250 में जोड़ोगे तो तीसरे साल का जो ब्याज बन के निकलेगा वह 280 रुपए निकलेगा। आय का अनुपात दे रखा है, ए और बी की इनकम का जो रेशो दे रखा है 5:7। ए और बी इतना बचाते हैं, यानी कि अगर मैं 4,000 इसमें से घटा दूं, 7,000 5,000 इसमें से घटा दूं, तो इतने की बचत करते हैं। तो ए का व्यय बी के व्यय का इतना परसेंट इतने के बराबर है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बी के व्यय का इतना, यानी कि 2/3, तो बी का व्यय 3 होगा तो ये 2 होगा। तो 5 तिया 15, 7 दूनी 14, 1 बराबर कितना आ गया, 4 तिया 12 और 10 2000। 1 बराबर अगर 2 2000 है तो ए और बी की कुल आय कितनी है, 12 रेशो।
तो 12 रेशो इंटू 2000 करेंगे तो 24,000। जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम किया जाता है तो उसकी बिक्री x% बढ़ जाती है। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान बताइए। तो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, आपको हम बताने वाले हैं कैसे करेंगे आप। मैं कहता हूं कि वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है। तो मैंने कहा कि यार ये बताओ, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर नहीं होता क्या? तो मूल्य में कमी आ गई, यानी कि 4 से आपका मूल्य 3 हो गया। एक्सपेंडिचर का मेरे को नहीं पता, कंजम्पशन का मेरे को नहीं पता, लेकिन बिक्री आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि यहाँ पर जो उसका कंजम्पशन है, मतलब जो उसका एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है। तो मैंने इसको x से y मान लिया और वो कितना हो गया? 5 से 6। तो ये कितना हो रहा है? 3 से काटेंगे 2 बार, तो ये हो गया सर 5 से 8। तो जो आपका कंजम्पशन हो रहा है ना, वो 3 की वृद्धि हो रही है 5 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। 60% आपका राइट आंसर आ रहा होगा। बेलन का आयतन का रेशो दे रखा है, वॉल्यूम का रेशो दे रखा है, डायमीटर का रेशो जो होगा वही रेडियस का रेशो होगा। अच्छी बात है सर। तो ये हो गया a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। h1 और h2 का रेशो निकालना है, तो h1 और h2 का रेशो कितना हो जाएगा? एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर। यहां पर हमारे पास क्या है? होल स्क्वायर खोलेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सर अच्छी बात ये लग रही है कि यहाँ काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल रही हैं। साइन स्क्वायर का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये लगा मेरे को कि यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 हो गया, 1 और 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा। नीचे कितना आ रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा। 2 को अगर कॉमन ले लिया भाई साहब, 2 को कॉमन लेती है कितना हो गया? 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? एक कॉस उधर दे दिया मैंने तो 2 सेक थीटा, और एक कितना हो जाएगा? 1 प्लस सेक थीटा। बी आंसर आ जाएगा। बोला जा रहा है दो इक्वेशन दे रही है सर, 3x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस वाई बराबर 5। मैंने यहां सॉल्व किया, इन दोनों को जोड़ दिया तो 5x बराबर 10, x बराबर आ गया 2। x बराबर 2 आने का मतलब y बराबर कितना निकल कर आ गया? माइनस का 1। अब बोला जा रहा है कि ये दोनों रेखाएं हैं इस बिंदु पर काटती हैं, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2, बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 1, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है। तो अब यहां सॉल्व किया तो 3 इंटू 2 माइनस का 1, यानी कि 5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। आपको पता है कि k एक ऑड नंबर है, तो हम जानते इवन नंबर बन गया, ये तो उसकी कोई प्रॉपर्टी पता नहीं है। तो मैं 8 का स्क्वायर 64 कर देता हूं, उसकी पावर k लिख देता हूं। 5 का स्क्वायर 25 कर देता हूं, उसकी पावर k लिख देता हूं। अब प्रॉपर्टी हमें पता है कि a की पावर n प्लस b की पावर n हो और n आपका ऑड हो, जो कि बोल रहा है कि k आपका ऑड है, तो वह किससे डिविजिबल होता है? किससे किससे विभाजित होता है? a प्लस b से। तो यह भी किससे डिविजिबल होगा? 64 प्लस 25 89 से। ऐसे उड़ते हैं क्वेश्चन। अगला सर, हमें पता है साइन सी प्लस साइन डी ये होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो 9 और 7 16 बटे 2 8, तो 2 साइन 8 थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। बी देखिए क्या बोला जा रहा है, 6 सदस्यों की परिवार की औसत आयु 30 साल है, सबसे छोटा 6 साल का है, उसके जन्म के समय बाकी सदस्यों की औसत आयु 20 साल थी। मुझे एक बात बताओ, उसके जन्म के समय जब वो पैदा नहीं हुआ था तो परिवार में कितने सदस्य थे? 5 ही होंगे।
लेकिन अब जब 6 साल पीछे जाओगे आप तो 6 इंटू 6 ही तो घटाओगे, क्योंकि हर कोई, पहले तो 6 है ना, 6 साल पीछे जाओगे तो क्या हम कह सकते हैं 36 आप घटाओगे। अब ये चीज का मैंने आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया है। मैं ये कहता हूं आपसे कि टेंशन नहीं लेने का है। अगर 6 सदस्यों का वर्तमान औसत 30 है तो 6 साल पहले कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सीधा 6 घटाओ, अब 24 हो जाएगा। तो 24 में कितने सदस्य हैं अभी, अब तो 5 ही बचे, लेकिन उससे हमें क्या लेना देना, उससे हमें क्या लेना देना। हमसे तो सिर्फ ये पूछा गया है यहां पर कि सबसे छोटे सदस्य के अलावा परिवार की औसत आयु पी के पदों में ज्ञात करो। तो अगर ये पी है तो बस यही पी है, यही है ना। क्या वर्तमान आयु पूछी गई है? अगर वर्तमान पूछी जावे तो सिंपल सी बात है, क्या करना है, 5 सदस्य है ना अपने पास अब, और उसके अलावा अगर आपको काउंट करना है तो वह आपका कितना हो जाएगा, P + 6 वर्तमान का। नाटक एक बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात है, वही वाली बात आ गई सर। 2πr(h) और 2πr(h) + 2πr² का अंतर कितना दे रखा, अनुपात दे रखा है 4/5, यानी कि सब आपको पता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 24/64 है, यानी कि 4 रेशो बराबर, अगर 24/64 है तो 1 रेशो बराबर 4 × 24, 4 एकम 4, 616। अब मेरी बात को गौर से सुनना, क्या जो 1 रेशो का अंतर है ये 2πr² के बराबर नहीं है क्या? हाँ यार सर, बात तो आपकी उचित प्रतीत हो रही है, सॉरी। तो मैं ये कहता हूं कि यानी कि अगर ये 2πr है, इसका साफ साफ तात्पर्य ये है कि जो आपकी रेडियस निकल कर आने वाली है वो क्या निकल कर आएगी, गलती मत करना ना। अरे 14 तब होती है जब πr² होता है। बुद्धि चला पा रहे हो क्या, या नहीं चल रही है? 2 × 22/7 × r² बराबर 616। 11 से काटेंगे 2 बार, 11 × 5 = 55 और बचे अपने सामने कितना, 6, 11 × 6 = 66, 4 से काटा 14 बार, तो r² बराबर कितना आ रहा है, 98, है ना। तो ये हो गया कितना, r बराबर हो गया 7√2। ओके, ध्यान रखना इस बात का। तो बोला गया है कि बेलन की ऊंचाई बताओ सर। तो आई थिंक कहीं ना कहीं गड़बड़ तो नजर आ रही है, लेकिन फिर भी करते हैं, चलो सॉल्व। तो ऊंचाई बताइए। हाँ, तो 7 भी है ऐसा बोल रहा है एक बच्चा। हाँ तो 7 भी है तो तभी तो किया है भाई, 14 × 7 = 98। कोई गड़बड़ की है क्या हमने? सही है ना, सही है। हाँ, तो आपसे क्या बोला गया है, ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई क्या होती है सर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7√2 और h हमें निकालना है 24/64 के बराबर कर दिया। तो जो आंसर आप निकाल रहे हो वही सत्य है, ठीक है। 7 से 7 काटा, 11 से काट दिया आपने 2 बार, 11 दूनी 22 बचे 2, 11 दूनी 22, 11 चौकी 44। तो h बराबर कितना निकल कर आया मेरे दोस्त, कितना निकल कर आ रहा है, 28। ये हो गया, 4 से काटा, 4 4 4 4 4 4 × 5 = 20, 56 बटे √2, 28√2 आ रहा है h। समझ गया मैं, h बराबर कितना आ रहा है, 28√2। तो आंसर क्या होगा इसका, 28√2 होगा, पहली बात। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, आपसे रेडियस पूछी जाए, तो रेडियस कितनी हो गई, 7√2। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, आंसर इसका 28√2 होगा। यही आ रहा है ना सबका, मतलब कोई कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, कि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5% चक्रवर्ती ब्याज देकर
इतने रुपए की 2 बराबर किश्तों में चुकाया जाता है। 2 साल की किश्त है। तो आप मुझे बताएं कि 5% अगर आपकी रेट होती है तो 5% रेट होती है, तो इसको भिन्न में कैसे लिखोगे सर? 1/20, यानी कि 20 अगर आपका प्रिंसिपल है तो 21 आपका क्या होगा? अमाउंट होगा। तो सर किश्त में यही नियम है, नियम रट लो ये कि 20 पहले साल का है तो 21 का अमाउंट है, दूसरे साल के लिए 20 का स्क्वायर करो 400, 21 का स्क्वायर करो 441। तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि जो ये अमाउंट है ना, इसको आप बराबर कर दो। क्या बात है? हाँ, यानी कि क्योंकि ये किश्त के तौर पर जा रहा है, ये बराबर कर दिया आपने, दोनों तरफ 21-21 करके। अब क्या बोला जा रहा है कि सर इतने रुपए प्रति की किश्त जा रही है, यानी कि 441 आपका किसके बराबर है? 3528 के बराबर है। तो आपको निकालना है प्रिंसिपल, जो कि कितना होगा? 820। ये टोटल प्रिंसिपल होता है, 420 और 400। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि सर अगर इसको हम काटते हैं डियर, तो ये क्या जा रहा है? 8 मल्टीपल हो रहा है, तो 820 इंटू 8 हम करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर निकल कर आ रहा है तो कितना निकल कर आएगा? 6560। 9 से 900 तक आपको भाषा के तौर पर प्रश्न ने बहुत अच्छा सा आपको उलझाया है, और वही हम देखेंगे कि कैसे बच पाएंगे। मैं ये कहता हूं कि 9 से 900 तक 11 से डिविजिबल, लेकिन नॉट डिविजिबल बाय 3, यानी कि ऐसी संख्या देखनी है जो 11 से तो डिविजिबल हो और लेकिन 3 से ना हो। तो क्या मैं कह सकता हूं एलसीएम जो आएगा 33, तो आप पहले वो संख्या निकाल दें जो 11 से डिविजिबल है। ठीक है, ठीक है, निकालते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सर यहाँ पर जो कहानी इस तरह से है, तो 9 में अगर मैं 11 का डिवाइड करता हूं तो जाता ही नहीं है, तो यहाँ कम से कम पहला मल्टीपल तो आएगा 1, तो 1 से शुरुआत हो गई एक तरीके से। 900 में अगर मैं 11 का डिवाइड करता हूं तो 11 8 88 और बचे कितने? 2, 11 एकम 11, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी 81 माइनस का 1 प्लस का 1, तो यानी कि टोटल 81 नंबर्स हो गए आपके। कोई दिक्कत मेरे दोस्तों? 81 नंबर्स हो गए टोटल। यहां तक कोई समस्या नहीं थी सर, हमने 11 से डिविजिबल आपकी इतनी सारी संख्या निकाल दी। अब मुझे देखना है कि 33 से डिविजिबल कितनी है, तो पहला मल्टीपल ही जाएगा, कुल मिलाकर 9/33 और 900/33, तो ये तो पहली बार जा रहा है 33 टाइम्स। और ये कितना आएगा बोलो सर? 33 दूनी 66, बचे हमने सामने 4 70 24 240, और ये हो जाएगा लगभग 27। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी? 27 ही आ जाएंगी। तो 81 में से 27 घटा दो, तो आपकी जो 54 संख्याएं होंगी वह ऐसी संख्याएं होंगी जो 11 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, और यही मैं आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूं। किसी कस्बे में 45% पुरुष 25% विवाहित महिलाएं हैं। यह मानकर कि कोई पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह नहीं करता और ना ही कोई महिला एक से अधिक पुरुष के साथ विवाह करती है, तो विवाहित आबादी बताएं। अभी बता देता हूं, बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? मैं कहता हूं कि एक्स लोग हैं, उसमें से 45% जो पुरुष हैं वही बराबर होगा वाई की 25% महिलाओं की। भाई समझ में आ रही है ना बात? लॉजिकल बात मैं करता हूं कि भाई इतने लोग में से होंगे एक्स पुरुष, उसका 45% बराबर होगा होंगी वाई महिलाएं, उसका 25%। आप पूछो क्यों? आप पूछो कि सर ऐसा क्यों? अरे भाई, एक आदमी एक औरत से शादी कर रहा है तो विवाहित जोड़ों में आदमी औरत की संख्या समान नहीं होगी क्या? एक आदमी एक ही औरत से शादी कर रहा है तो विवाहित जोड़ों में आदमी और औरत की संख्या बराबर नहीं होगी क्या?
तो मैं वही तो कह रहा हूं कि 45% लड़के विवाहित हैं, तो उस एक्स लोगों में से 45% लड़के और उतनी ही लड़कियां, तो बराबर वाई औरतों में से 25% लड़कियां, बराबर कर दी। तो एक्स और वाई का रेशो कितना आ गया? 55 25 बनाम 45। कोई आपत्ति है क्या? नहीं। तो कुल आबादी का कितना परसेंट है विवाहित? तो कितना परसेंट विवाहित है कुल आबादी का? तो बोले गुरुजी अभी तो आपने बताया कि यहां पर हमारे पास जो विवाह का डेटा आ रहा है 5 का 45%, 9 का 25% और टोटल 14। यही तो विवाहित। भाई नहीं आ रही कि दिमाग में बात? ये एक्स और वाई पता क्या निकला है? आदमी टोटल 500 रेशो में 500 मान लिया, ये 900 मान लिया। आदमी और औरत का रेशो निकला है, आदमी और औरत का रेशो निकला है। अरे बुद्धि लगाओ यार, ये पहला ही स्टेप है अभी तो। सही है। अब इस आदमी और औरत में से आपको विवाहित, भाई यही तो निकालना है कि कितने लोग विवाहित है। अरे यही ना निकालना है? बिल्कुल सर यही निकालना है। तो निकाल दो। दो तरीके, जेएसएम भी लग जाएगा, वेटेड एवरेज भी लग जाएगा, जो भी लगाना है। तो मैंने 500 का 45% निकाला। क्यों? अरे लड़कों में इतने ही तो हैं। और 900 का मैंने 25% निकाला। बात तो बराबर ही है, क्योंकि ये दोनों तो वैसे भी बराबर है। दिमाग लगा लो, 25 नंबर 225, ये भी 225, यानी कि कितना हो जाएगा टोटल? अरे टोटल कितना हो जाएगा? 450। किस में से? 1400 में से। बस सॉल्व कर लो। 14 का भाग दे दो, 14 तिया 42, बचे 3, 14 दूनी 28, तो 32 पॉइंट कुछ आंसर आने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये तरीका है। सुपर। ए और बी 3:5 में इन्वेस्ट करते हैं। 6 महीने बाद सी व्यवसाय में शामिल हो जाते हैं। बी के बराबर राशि निवेश करता है। ठीक है। तो मैं ये कहता हूं सर, ए और बी का जो रेशो आ रहा है वो 3:5 आ रहा है। अब 6 महीने बाद सी भी आ गया उसमें, जो कि बी के बराबर इन्वेस्ट करता है। तो 6 महीने तक बी के बराबर, और इन्होंने 12-12 महीने काम किया है। जब कुछ ना बोला जाए तो पूरे महीने चुपचाप काम करते रहेंगे वो 12 महीने। यानी कि ये आया 6, ये आया 10 और ये आया 5। यही आपका उत्तर भी आ गया। लो।